Hello students, today we are going to discuss Rolle's theorem. Rolle's theorem क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f which is defined on the closed interval ab and if this function is also continuous in the closed interval ab यानी कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ए पे राइट हैंड साइड से कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए एंड बी के लेफ्ट हैंड साइड से कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स ए और बी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के उन सब पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो. ए पे राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. फाइन. एंड अगर ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल है. थर्ड कंडीशन इज अगर पॉइंट ए और बी विच आर एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो सेम. अगर कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है और इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल. फाइन. क्या मतलब है इस चीज का? अगर f आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और उसी इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और ओपन इंटरवल ए बी पे फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब ए और बी पॉइंट को छोड़ दो, बीच के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल. एंड एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी है, देन वी कैन फाइंड आउट अ पॉइंट सी इन बिटवीन दिस इंटरवल जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो. व्हाट इट मीन्स, सबसे पहले तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना. तो हमें क्या क्या गिवन है इस केस में कि अगर एफ एक्स कोई भी ऐसा फंक्शन है जो किसी इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइन. तो हम ये इंटरवल मान लेते हैं ए टू बी, फंक्शन इस पे डिफाइन है एंड एंड पॉइंट्स यानी कि ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम. तो सपोज दिस इज अ वैल्यू एट ए एंड दिस इज एफ ऑफ ए. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए कॉमा एफ ऑफ ए और ये वैल्यू है बी पॉइंट पे, दिस इज नथिंग बट बी कॉमा एफ ऑफ बी. ये वैल्यूज क्या है, सेम. देन हमारा फंक्शन किस टाइप का होगा, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एनी एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल. फंक्शन हमेशा ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है यानी कि ग्राफ अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगी. डेरिवेबल है इसका मतलब हर पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, हर पॉइंट पे इस कर्व के हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है फंक्शन सिर्फ ऐसा ही हो, हमारा फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है. सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम. सो ये फंक्शन कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, बट यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा. ठीक है, वैल्यू सेम आएगी. नाउ इस दोनों फंक्शंस के लिए ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी है, हर पॉइंट पे डेरिवेबल भी है एंड एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी है. तो हम इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकाल पा रहे हैं जी सी जिस पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करें, ठीक है, वो क्या आएगी, एफ ऑफ सी. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा उसकी जो स्लोप आएगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो. स्लोप जीरो होने का मतलब टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के जो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस उसके क्या होगी, पैरेलल. फाइन. क्या कहा हमने, डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट शुड बी जीरो. स्लोप जीरो होने का मतलब कि ये लाइन जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना. इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे पास बल्कि एक नहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं ए बी इंटरवल के बीच में जिनके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट्स जो हैं दे आर पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, है ना. सो रोल्स थ्योरम से हमें क्या मिलता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एंड पॉइंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है
तो कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन दिस इंटरवल जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. नाउ लेट्स प्रूव दिस. हमें क्या गिवन है, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होता है देन वी नो दैट कि वो फंक्शन वहां पर बाउंडेड भी होता है. ये रिजल्ट हमने लास्ट चैप्टर में किया था. ठीक है, तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल पे बाउंडेड भी होगा. बाउंडेड भी होगा तो इसका मतलब उस फंक्शन के अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करेंगे और लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करेंगे. फाइन. तो अगर अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें से हम लीस्ट अपर बाउंड निकाल सकते हैं, एंड लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल सकते हैं. इसका मतलब इस फंक्शन का एक लीस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. सो वी सपोज दैट कैपिटल M इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f of x where x belongs to this interval. ठीक है, एंड स्मॉल m is nothing but greatest lower bound of this function where x belongs to this interval ab. फाइन. नाउ हमने ये रिजल्ट किया था, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी तो वो बाउंडेड तो होता ही है और वो अपने बाउंड्स को अटेन भी करता है. नाउ व्हाट आर द बाउंड्स, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन. और अगर फंक्शन इन बाउंड्स को अटेन करेगा इसका मतलब देयर एग्जिस्ट पॉइंट C एंड D which belongs to this interval AB such that f of C is equals to capital M and f of D is equals to small m. मतलब हमें इस इंटरवल में ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पे फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट अपर बाउंड के इक्वल होगी और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल होगी. दिस मीन्स दैट फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड. फाइन. अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं. First possibility is when capital M is equal to M, and second case is these two are not equal. अगर capital M और small m same हुए इसका मतलब what is your capital M? That is the least upper bound of the function. Least upper bound का मतलब क्या होता है, फंक्शन की सारी वैल्यूज उस वैल्यू से छोटी होंगी या उसके इक्वल होंगी. एंड स्मॉल m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स फंक्शन की सारी वैल्यूज उस नंबर से या तो बड़ी होंगी या उसके इक्वल होंगी. सो नाउ हमारे पास यहाँ से इन दोनों से क्या आया कि स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ठीक है, अब अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी, कैपिटल M और स्मॉल m आपस में क्या है, इक्वल, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी उसी वैल्यू के इक्वल होंगी, है ना, क्योंकि ये एफ एक्स जो है वो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में लाई कर सकता है. जब यही दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब एफ एक्स भी इन वैल्यूज के क्या होगा, इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. फाइन. तो अगर ये हर x के लिए यही वैल्यू है फंक्शन की, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इज अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, और अगर फंक्शन कांस्टेंट है इस इंटरवल में इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा किसी भी पॉइंट पे, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. तो इसका मतलब हर x जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है उस पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 0 के. और हमें रोल्स थ्योरम के लिए चाहिए था कि एक पॉइंट लाई करेगा इस इंटरवल में जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. या तो सारे पॉइंट्स आगे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो हमारे पास वैल्यू ऐसा पॉइंट ऐसा मिल रहा है हमें इस इंटरवल में जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, 0. सो इन दिस केस द रिजल्ट होल्ड्स. नाउ वी टेक द सेकेंड केस व्हेन कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m. इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड आर टू डिफरेंट वैल्यूज. अब रोल्स थ्योरम की जो कंडीशंस थी उसमें हमने कहा था कि एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए. अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, इट मे बी पॉसिबल दैट दीज टू वैल्यूज आर इक्वल टू कैपिटल M. ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो स्मॉल m के इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो बट ना तो कैपिटल M के इक्वल हो ना ही स्मॉल m के इक्वल हो, है ना, दोनों में से किसी के भी इक्वल ना हो. फाइन. इसका मतलब जो हमारे पास चॉइसेस आ रही हैं उनमें क्या है, या तो ये दोनों वैल्यूज
कैपिटल एम के इक्वल हैं तो ऑब्वियसली स्मॉल एम के इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये स्मॉल एम के इक्वल हैं तो ये कैपिटल एम के इक्वल नहीं होंगी, और या फिर इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हैं वो या तो स्मॉल एम या कैपिटल एम दोनों में से कम एक से डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों आपस में तो इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल हैं तो या तो ये कैपिटल एम के इक्वल हो तो ये स्मॉल एम से डिफर करके, अगर ये स्मॉल एम से इक्वल हुए तो ये कैपिटल एम से डिफर कर गए, और इन केसेस में ये दोनों से ही डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू जो है दिस डिफर फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, या तो कैपिटल एम से या स्मॉल एम से या दोनों से, इसीलिए हम एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम मान लेते हैं दे आर नॉट इक्वल टू कैपिटल एम। अगर ये कैपिटल एम के इक्वल नहीं है तो यहां से क्या आया, एफ ऑफ सी किसके इक्वल था, कैपिटल एम के। तो इट मीन्स अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कैपिटल एम के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये वैल्यू एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है। तो सी इसका मतलब ना तो ए हो सकता है एंड सी ना ही बी हो सकता है, क्योंकि अगर सी ए हुआ तो एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, बट एफ ऑफ ए एम के इक्वल नहीं है। सिमिलरली सी कैन नॉट बी बी ऑल्सो। तो अब जो सी पॉइंट है वो ना तो ए के इक्वल है और ना ही बी के इक्वल है, तो सी कहाँ लाई किया, इन द ओपन इंटरवल ए बी। नाउ टू प्रूव द रिजल्ट जो हमें करना है, हमें सिर्फ कितना प्रूव करना रहेगा कि डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू 0। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालने के लिए होता क्या हमारे पास रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। दिस इज नथिंग बट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी, है ना। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो हम इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट का मतलब सी नेगेटिव वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी, है ना। और अगर हम पॉजिटिव साइड पे लिमिट निकालते हैं सी की, तो वो हमारा क्या बनता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी। फाइन। नाउ अब ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी विल पुट x इज इक्वल टू सी माइनस एच इन दिस केस। तो जब x c को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c, है ना। दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c। यहां से ये c कैंसल आउट, ठीक है। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लिमिट, अगर इसमें पुट करते हैं x को हम c प्लस h, तो व्हेन x अप्रोचेस टू c योर h अप्रोचेस टू 0, सो दिस लिमिट will be limit h approaches to 0 f of c plus h minus f of c upon c plus h minus c, ये cancel out. This is equals to right hand derivative of the function at c. ठीक है, नाउ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। हमें पता है जो एफ ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि फंक्शन की सारी वैल्यूज उस लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू से क्या होती है, कम या उसके इक्वल। तो अगर मैं सी के अराउंड कोई भी पॉइंट लेती हूँ, या तो सी माइनस एच या सी प्लस एच, तो उस पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी से लेसर, है ना। तो अगर मैं c प्लस एच लूँ सी के अराउंड, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से छोटी होगी बिकॉज ये लीस्ट अपर बाउंड है, और c माइनस एच लेती हूँ उस पर भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से छोटी होगी। सो इन दिस केस दिस इज एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब इससे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्म करूंगी और इस चीज से मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्म करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहां से न्यूमिरेटर तो आ गया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है, माइनस एच से। ये ऑलरेडी नेगेटिव चीज है, अगर मैं नेगेटिव थिंग को नेगेटिव से ही डिवाइड करूंगी तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एच से हमने डिवाइड कर दिया। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन। सो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0
and this limiting value is nothing but left hand derivative of the function at c. ठीक है, so यहाँ से क्या आ गया, left hand derivative must be greater than equal to 0 at c. now what about this, इस केस में क्या होगा, यहाँ से क्या आया, f of c plus h minus f of c is obviously less than equal to 0. अब राइट हैंड डेरिवेटिव से हम बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में h. अब h तो पॉजिटिव ही, h तो 0 का अप्रोच कर रहा है, ये नंबर नेगेटिव, अगर मैं इसको पॉजिटिव थिंग से डिवाइड करूंगी तो भी ये क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव. एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज नथिंग बट राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c. तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव c पॉइंट पे नेगेटिव है एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव c पॉइंट पे पॉजिटिव है. बट हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और जो c पॉइंट है वो कहाँ है, ये ओपन इंटरवल ए बी में हमें क्या दिया हुआ है, डेरिवेबल, है ना, और c पॉइंट कहाँ लाई करता है, इसी इंटरवल में, इसका मतलब c पॉइंट पे भी फंक्शन डेरिवेबल होगा. फंक्शन डेरिवेबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द दैट पॉइंट. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, व्हेन बोथ आर इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c मस्ट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड function is derivable on the closed open interval AB and f of a is equals to f of b, then there exists a point C in between a and b जिस पे डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. फाइन, सो दिस इज योर रोल्स थ्योरम. नाउ विल डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट. The first example is verify Rolle's theorem for the function f of x equal to x cube minus 7x square plus 16x minus 12 in the interval 2 to 3. जब भी हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना हो तो हमें क्या क्या चाहिए, वी हैव टू चेक दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल whatever interval you have given, and function should be derivable on the open interval, and third is end points पे function की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो पहले हम जर्नल केस डिस्कस करते हैं कि हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लाइक दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो वी कैन डायरेक्टली से एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. हर एक पॉलिनोमियल हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसलिए इस इंटरवल पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, बट अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, कोई और फंक्शन दिया हुआ है, लाइक उसमें साइन एक्स यूज हो रहा है या कॉस एक्स यूज हो रहा है या ई रेज टू पावर एक्स यूज हो रहा है या कोई ऐसा फंक्शन यूज हो रहा है जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तब भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसलिए वो इस इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा. फाइन, बट अगर कोई फंक्शन इस तरह का नहीं दिया हुआ जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं पहले. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, तो हम डेरिवेबिलिटी ऑन द क्लोज इंटरवल चेक करेंगे. ठीक है, और डेरिवेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि फंक्शन का सिंपली डेरिवेटिव निकालो, दैट शुड बी फाइनाइट एंड रियल नंबर. क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस फंक्शंस को डील कर रहे हैं वो रियल्स टू रियल ही बात कर रहे हैं. ठीक है, हम रियल्स के बाहर इसमें काम नहीं कर रहे. तो इसका मतलब अगर आपका डेरिवेटिव इस इंटरवल के बीच में फाइनाइट आता है और रियल वैल्यूड आता है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन से द डेरिवेटिव एग्जिस्ट. अगर किसी वैल्यू पे वो फंक्शन डेरिवेटिव इनफाइनाइट बन जाता है तो आपको उस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं. वो कैसे चेक करोगे आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे. अगर हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल आता है, इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है उस पॉइंट पे और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. और अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, but derivability in that case you have to check on the closed interval. अदरवाइज हम कॉन्टिन्यूटी और कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हमें उस फंक्शन का ग्राफ पता है तो ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं देयर इज नो ब्रेक इन द कर्व, या फंक्शन जिस इंटरवल पे बात कर रहे हैं वहां पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए फाइनाइटली डिफाइन होना चाहिए हर पॉइंट पे, और देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन द कर्व. ठीक है, नाउ
अब इस फंक्शन को चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इस पे वेरीफाई हो सकती है या नहीं. तो इट इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट on the interval 2 to 3. As we know, fx is a polynomial, hence it is continuous everywhere. You have to write down such things, ठीक है? Therefore, it is continuous. Therefore, it is continuous on the interval 2 to 3. Fine. अब फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड हमें क्या चाहिए? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना? सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16. एज वी नो हर पॉलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल भी होता है, देयरफॉर हर जगह डेरिवेबल होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) भी क्या आ रहा है? डेरिवेबल. अगेन यू हैव टू राइट द सेम थिंग कि f(x) बीइंग अ पॉलिनोमियल differentiable everywhere, hence it is derivable in the interval 2 to 3. और you can also say that कि ये डेरिवेटिव आया और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है इन द इंटरवल 2 to 3. हम 2 to 3 के बीच में कोई भी पॉइंट्स लें, उन सारे पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइट. सो वी कैन से इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इन द इंटरवल 2 to 3. इवन हमें क्लोज्ड की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहाँ चाहिए डेरिवेबिलिटी? ऑन द ओपन इंटरवल. सो वी कैन से कि इसके ओपन इंटरवल 2 to 3 में हर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, therefore function is differentiable in the open interval 2 to 3. So second condition of Rolle's theorem also satisfies. Now third condition is कि फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज योर f of 2? x को क्या पुट करना है इस फंक्शन में? 2. तो क्या आएगा हमारे पास? 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 16 into 2 minus 12. So what is this? It is 8 minus 4 into 7 is 28 plus 16 into 2 is 32 minus 12. So sum of these two is 40 and sum of these two is 40. So 40 minus 40 is nothing but 0. Now what is the value of the function at 3? This is 3 cube minus 7 into 3 square plus 16 into 3 minus 12. It is nothing but 27 minus 9 into 7 is 63 plus 48 minus 12. So what is the sum of these two? This is 5 and 6 plus 1 is 7. So it is minus of 75. And what is the sum of these two? It is again 75. है? So 75 minus 75 is equals to 0. It means value of the function at 2 and 3 both are equal. Hence, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. ठीक है, सेटिस्फाई कर गई सारी कंडीशंस. Therefore, there exist at least one C belongs to the open interval 2 to 3 such that f dash C is equals to 0. Now what is your f dash C? f dash x क्या था? 3x square. तो x की जगह पे क्या पुट करना है? C. तो 3c square minus 14c plus 16 is equals to 0. Fine. Now find out the point C. इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मैथड लगाना है हमें, है ना? तो फैक्टराइजेशन मैथड में क्या कर सकते हो? दिस इज 3c स्क्वायर माइनस कौन सी दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 48 बनना चाहिए? दैट इज नथिंग बट 16 into 3 एंड
उनका सम और डिफरेंस क्या बनना चाहिए 14. नंबर्स आर -8 एंड -6 है ना. तो -8c -6c plus 16 equal to 0. So we can take c common from here. This is 3c minus 8 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2. फाइन. तो बचेगा क्या 3c minus 8 equal to 0. So we are left with c minus 2 into 3c minus 8 is equal to 0. So from here we get two values of c. एक तो c equal -2 को 0 पुट करेंगे तो c equal to 2 और एक इससे आएगा 8/3. बट हमें c वो पॉइंट चाहिए जो 2 और 3 के बीच में लाई करे. इसका मतलब we will reject 2. c equal to 2 we will reject because it does not lies in the interval 2 to 3. And if we take c is equals to 8/3, it is nothing but 2 point something. है ना. So this is a point which lies in the interval. This belongs to the open interval 2 to 3. फाइन. सो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है और जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है 0 के इक्वल. फाइन. So in this way you can solve the problems. Now let's do some more problems. If fx is a polynomial, हमें एक polynomial दिया हुआ है, ठीक है, then show that between any two consecutive roots of f dash x is equals to 0, there exists at most one root of f of x equal to 0. क्या शो करना है हमें. अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है देन उस फंक्शन उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के दो रूट्स के बीच में उस फंक्शन का एक ही एट द मोस्ट एक ही रूट आएगा. एक से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते. ठीक है. तो मान लेते हैं लेट एल्फा एंड बीटा बी टू consecutive roots of f dash x equal to 0. मतलब हमने दो रूट्स मान लिए जो कॉन्जिक्यूटिव है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में f डैश x का कोई और रूट नहीं होगा. इन दोनों के बीच में इस फंक्शन का कोई और रूट नहीं होगा. ठीक है. हमें प्रूव करना है कि इनके बीच में fx का एक ही रूट होगा ज्यादा से ज्यादा. बट हम मान लेते हैं उससे उल्टा कि सपोज a and b are two numbers which lies in the interval alpha to beta such that f of a is equals to f of b is equal to 0. दोनों के दोनों रूट्स हैं. रूट्स का मतलब उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0. फाइन. अब एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है. ठीक है. हर जगह कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ऑन द इंटरवल a to b क्लोज इंटरवल a b पे ये कॉन्टिन्यूस भी होगा. और being a polynomial it is differentiable everywhere also, so it is also derivable in the open interval a to b. Fine. Now हमें पता है कि a और b इस फंक्शन के रूट्स हैं. इसका मतलब f of a और f of b पे वैल्यू 0 है. इसका मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है सेम. इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c in between a and b such that f dash c is equals to 0. इसका मतलब a और b के बीच में एक पॉइंट मिल गया जिस पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0. बट हमने क्या कहा था कि अल्फा और बीटा दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 0 और एक कॉन्जिक्यूटिव है. इनके बीच में और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो 0 के इक्वल. सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट जो हमें गिवन था. इसका मतलब जो हमने सपोज किया दैट इज रॉन्ग. हमने क्या सपोज किया था कि अल्फा और बीटा के बीच में दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं विच आर रूट्स ऑफ दिस फंक्शन. इसका मतलब दो रूट्स भी एफ ऑफ एक्स के इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर सकते. अगर दो भी नहीं कर सकते तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एट मोस्ट 1. एंड दिस यू हैव टू प्रूव कि हमारे एफ एक्स के इस इंटरवल के बीच में एट मोस्ट कितने रूट्स होंगे ओनली 1 रूट. फाइन. लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम. प्रूव दैट
if a0, a1, a2, so on up to an, all are real numbers such that a0 upon n plus 1 plus a1 upon n and so on up to an is equals to 0, then there exists at least one real number. हमें एक ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना है x between 0 and 1 such that a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 and so on up to an is equals to 0. पहली चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे हमने क्या ड्राइव किया, रोल्स थ्योरम की एक फॉर्मेशन तो ये है कि जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है कि एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाएगा इन द इंटरवल ए बी जिस पे डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बट अदर वे हमने जो इस थ्योरम में किया, इस रिजल्ट में किया, उसमें क्या किया, अगर एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जीरो, इट मींस ए और बी दो रूट्स हैं इस फंक्शन के, देन बाय रोल्स थ्योरम व्हाट वी गेट, बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स. सी पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब, और ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो ए और बी एफ ऑफ एक्स के रूट्स हैं, तो सी किसका रूट है, एफ डैश एक्स का. सो बट व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, between two roots of f of x we have one root of f dash x. फाइन. सो हम रोल्स थ्योरम का यूज इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, दो रूट्स एफ एक्स के बीच में एक एफ डैश एक्स का रूट निकालने के लिए. फाइन. सो इन दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू, we have to find out a root of the function. किस फंक्शन का, a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1 so on up to an. इस फंक्शन का एक रूट निकालना है हमें किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में, है ना. तो हम इंटरवल कौन सा दिया हुआ है हमें, 0 to 1. फाइन. इस फंक्शन का रूट चाहिए एक, तो यानी कि ये डेरिवेटिव होना चाहिए उस फंक्शन का जिसके दो रूट्स 0 और 1 हो. फाइन. मैं इसी चीज को यूज कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया. रोल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसके एंड पॉइंट्स क्या हो, रूट्स, और उनके बीच में एक रूट उसके डेरिवेटिव का फाइंड आउट करते हैं. सो दिस फंक्शन मस्ट बी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन. इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो इसका क्या होगा, इंटेग्रल. इंटेग्रल क्या बनेगा इसका, a0 x raised to power n plus 1 upon n plus 1, a1 x raised to power n upon n and so on up to a n x. अब मुझे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए ना तो फंक्शन दिया हुआ था ना इंटरवल दिया हुआ था, बट मुझे ये पता था कि मुझे 0 और 1 के बीच में एक रूट निकालना है इस इंटरवल का. दिस मस्ट बी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन. तो मैंने फंक्शन वो मान लिया जिसका डेरिवेटिव ये है. ठीक है. अब एफ एक्स क्या आया हमारे पास, a0 x raised to power n plus 1 upon n plus 1 and so on up to a n x, और इंटरवल हमने क्या ले लिया, 0 to 1. तो ये पॉलिनोमियल है. सो एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल is continuous and derivable everywhere, therefore it is continuous and derivable in this interval also. ठीक है. सो दो कंडीशंस तो हमारे पास होगी सेटिस्फाई. थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, अगर मैं x को जीरो पुट करती हूँ इस पूरी इक्वेशन में, हर टर्म में x है तो इसका मतलब जीरो प्लस जीरो एंड सो ऑन अप टू दिस वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. व्हाट इज एफ ऑफ वन, अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, a0 अपॉन n प्लस 1, a1 अपॉन n and so on up to a n, and it is given to you that this value is equals to 0. तो obviously ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 0 के. इट मीन एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल. फाइन. तो एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम.
एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है इस इंटरवल पे और डेरिवेबल भी है, तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, सो वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम. व्हाट रोल्स थ्योरम सेज, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, या तो सी लिखो या एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट लाई करेगा इन द इंटरवल 0 to 1 such that derivative of the function at that point must be equal to 0. This is your function fx. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? This is nothing but a naught x raised to power n. डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना आता है a1 x raised to power n minus 1 and so on up to an. और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 पे. यही आपको प्रूफ करना था. ठीक है? So let's take one more question. That is, show that between any two roots of e raised to power x into cos x minus 1 equal to 0, there exists at least one root of e raised to power x into sin x minus 1 equal to 0. अब वही रोल्स थ्योरम में हमने क्या कहते हैं, फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसके दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का रूट आता है ना. तो अब क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है? लेट्स चेक. अगर हुआ तो हम इसको फंक्शन मान लेंगे और डेरिवेटिव ये आ जाएगा. ठीक है, इंटरवल क्या लेना है वो भी देखते हैं. पहले ये चेक करो कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा. दिस इज योर एफ एक्स मान लिया हमने. व्हाट इज योर डेरिवेटिव? This is e raised to power x का डेरिवेटिव as it is, cos x as it is, plus e raised to power x as it is, cos x का डेरिवेटिव minus sin x और minus 1 का डेरिवेटिव 0. This is your डेरिवेटिव. अब ये डेरिवेटिव किसी भी तरह से इस फॉर्म का नहीं है. ठीक है, तो मुझे ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका डेरिवेटिव या उसका डेरिवेटिव ये हो या डेरिवेटिव इस चीज से रिलेटेड हो. ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर इसमें ये दोनों फंक्शन इकट्ठे रहेंगे तो प्रोडक्ट रूल में ये दो टर्म्स आएंगी ही आएंगी. तो मुझे इन प्रोडक्ट रूल नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टर्म आ रही है रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स की. तो इसलिए मैं फंक्शन क्या सपोज करती हूँ, मैं इन दोनों को सेपरेट आउट कर देती हूँ. सेपरेट आउट करने के लिए क्या करें, मैं इस इक्वेशन को ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा फंक्शन. ठीक है, अभी भी अगर मैं सेम इसी तरह से फंक्शन लेके चलूंगी तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ तो क्या आएगा? दैट इज माइनस साइन एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स. फाइन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और तो क्या लिख सकती हूँ? माइनस साइन एक्स प्लस 1 बाय ई रेज टू पावर एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स. अब इन दोनों में भी स्टिल एक माइनस साइन का डिफरेंस है. ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूट इसका होगा वही रूट इसका भी होगा, है ना. अगर माइनस साइन का फर्क भी है, और अगर आप इस माइनस साइन को एलिमिनेट करना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, तो हम सिर्फ यहाँ क्या लेते हैं? हेयर प्लस एंड हेयर माइनस. वी टेक द फंक्शन एज ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स. ये सिर्फ आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा कि हमें फंक्शन क्या चूज करना है. ठीक है, अब हमने एक फंक्शन तो चूज कर दिया जिसका डेरिवेटिव किसी तरह से ये बन जाएगा, बट हमें तो इस फंक्शन के दो रूट्स के बीच में इसका एक रूट निकालना है. तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स क्या है हमारा? दैट इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1. ठीक है, अब मैंने इंटरवल भी यही मान लिया अल्फा टू बीटा. अब मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो अल्फा बीटा इस फंक्शन के रूट्स हैं वो जी एक्स के भी रूट्स हैं. फाइन, तभी हमारे इनके दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का एक रूट आएगा. फाइन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इसके दो रूट्स के बीच में इसका एक रूट. तो जो रूट्स इस पॉलिनोमियल के हैं वही रूट्स जी एक्स के भी होने चाहिए,
तभी आपके पास इसके डेरिवेटिव का एक रूट इन अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा. सो नाउ अगर gx ये फंक्शन है तो gx में क्या क्या आ रहा है? एक्सपोनेंशियल जो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है और डेरिवेबल भी होता है. cos x आ रहा है विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल एवरीवेयर. देयरफॉर ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो हर जगह कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल होते हैं, तो इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल होंगे. एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल फंक्शन. दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है, दो डेरिवेबल फंक्शंस का डिफरेंस भी डेरिवेबल होता है. तो gx फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो गया. नाउ व्हाट इज योर g ऑफ अल्फा? that is e raised to power minus alpha minus cos of alpha. That can be written as 1 by e raised to power alpha minus cos alpha. है ना? That is 1 minus e raised to power alpha cos of alpha divide by e raised to power alpha. Now from here what we have? Alpha is root of this polynomial. तो इसका मतलब e raised to power alpha into cos alpha minus 1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल. तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, सो व्हाट इज दिस? इट इज e raised to power alpha into cos alpha minus 1. न्यूमरेटर 0, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 0 के. फाइन. सो नाउ व्हाट इज योर g ऑफ बीटा? दैट इज इक्वल टू e raised to power माइनस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ बीटा. इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट? दिस इज नथिंग बट 1 minus e raised to power beta into cos of beta by e raised to power beta. Now again take minus sign common. It is e raised to power beta cos beta minus 1 upon e raised to power beta. और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के, क्योंकि बीटा एफ एक्स का क्या है? रूट. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू टोटल वैल्यू भी किसके इक्वल आई? 0 के. सो इट मीन्स g ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू g ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0. तो g फंक्शन जो है, gx फंक्शन जो है, वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. Therefore, there exists a point C in between alpha and beta such that g dash c is equals to 0. Now, what is the derivative of this function? That is equals to e raised to power minus of c. c put करना x की जगह with minus sign. And what is the derivative of cos x? That is equals to minus sin x. तो ये क्या बन जाएगा? Minus sin of c. ठीक है. So from here what we get? 1 by e raised to power c plus sin c is equals to 0. Take the LCM. We get minus 1 plus e raised to power c into sin c whole divided by e raised to power c is equals to 0. This implies numerator, that is e raised to power c into sin c minus 1 must be equal to 0. है ना? So इसका मतलब c is root of what? अगर मैं ये फंक्शन चेक करूं तो ये फंक्शन कौन सा है? दिस वन. एंड c is root of this polynomial where c is a number which lies in between alpha and beta. And what are alpha beta? Alpha beta are roots of which polynomial? That is e raised to power x into cos x minus 1 equal to 0. इसका मतलब इस polynomial के दो रूट्स के बीच में हमें इस फंक्शन का एक रूट मिल गया, which you have to prove. Fine. So in this way we can apply Rolle's theorem to prove some results. ठीक है. Rolle's theorem के दो वे हैं. एक पॉइंट सिर्फ c निकालना जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, और एक उसको यूज करके हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन के दो रूट्स के बीच में हमेशा डेरिवेटिव का एक रूट लाई करेगा. दोनों में से किसी भी फॉर्म को यूज करके आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. So this is all about Rolle's theorem. Thank you very much.